In this video, we will discuss animal biology paper, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो एनिमल बायोलॉजी का पेपर सन 2021 में हुआ है, उसके हम टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्या हमारा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। क्यों ये इस वीडियो को हम लाए हैं, ध्यान रखिए। ये चैनल आपको धीरे धीरे हर एक मटेरियल प्रोवाइड करेगी, लेकिन हम पहले इसको इसलिए लाए हैं क्योंकि ये 16 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ट्राई करेंगे कि 16 अक्टूबर तक मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके उतने हम पेपर को डिस्कस कर लें, जो कि यूज़फुल हो आपके लिए। डिस्कशन यहाँ पे दो तरीके के करेंगे हम। एक तो एलिमिनेशन मेथड, मतलब जैसे यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C एंड D। हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे A क्यों नहीं, जैसे C क्यों नहीं, D क्यों नहीं। जो बचेगा वो करेक्ट आंसर होगा, जैसे इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर जैसे कोई भी ऑप्शन A दिया है या ऑप्शन C दिया है या ऑप्शन D दिया है, इसके बारे में एक एक लाइन हम यहाँ पे लर्न करेंगे, याद करेंगे, जिससे कि अगर फर्दर कोई भी क्वेश्चन इसी बेस्ड पे हो, इसी मेथड पे हो या रिपीटेशन हो, तो हम इसको करेक्ट कर सकें। दूसरा थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये जो पीएचडी प्रोग्राम कराती है, इसका जो पेपर का पैटर्न है वो पेपर 2 पार्ट में बटा होता है। ये आपका बहुत इन्फॉर्मेशन है अगर जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है हमारा पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में भी 35 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल यहाँ पे 70 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन एक का होता है, तो टोटल 70 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जब कोई एक स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट ए गेट 50 मार्क्स और स्टूडेंट बी गेट 50 मार्क्स। यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल नंबर में मार्क्स मिल गए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, किसकी रैंकिंग हम ज़्यादा करें, किसको हम ऊपर रखें। तो जब कोई टाई ऑफ की कंडीशन आएगी, जब नंबर टाई करेगा, तो हम हमेशा इस बंदे का और इस बंदे का पार्ट ए को कंपेयर करेंगे, पार्ट ए को कंपेयर करेंगे। जैसे इसके 50 है, इसके 50 है, बट अगर हमने ये कहा कि पार्ट ए में इसके टोटल 20 हैं और इसके टोटल 25 हैं, तो हमेशा याद रखना इस जो बी स्टूडेंट है इसका मेरिट में ऊपर रैंक होगा कंपेयर टू ए, मतलब इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे। तो ये HCU का जो पेपर है उस पर आपको मिलेगा, उस पर आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें होता है। आज हम टोटल यहाँ पे कितने पार्ट ए के 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगे तो जो आपके क्लासमेट तैयारी कर रहे हैं एनिमल बायोलॉजी पीएचडी के लिए, उनको ये आप भेज दीजिएगा। बाकी अनदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई नेट का भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहा, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न है सेक्शन बी इस क्वेश्चनों से बनता है, जो नेट का क्वेश्चन बी पार्ट है, सेक्शन बी पार्ट है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, द एफिनिटी ऑफ एन एंटीबॉडी कैन बी डिटरमाइंड क्वांटिटेटिवली बाय। हमें एफिनिटी पता लगाना है एंटीबॉडी का। अब ध्यान रखना, एंटीबॉडी क्या होता है। एक अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी को हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। ये हमारा क्या है, एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। दूसरा, यह एक स्मॉल मॉलिक्यूल से बाइंड करता है या लार्ज मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो कोई भी एंटीबॉडी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक
दो तीन एंटीजन है, एंटीजन 1, एंटीजन 2, एंटीजन 3, तीन एंटीजन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा कि हाउ टू नो द एफिनिटी बिटवीन द एंटीबॉडी ए बी विद एंटीजन 1, एंटीजन 2 एंड एंटीजन 3। तो इसकी एफिनिटी, जो यहाँ पे एफिनिटी है, बाइंडिंग एफिनिटी, उसको हम कैसे पता लगाते हैं। अब बाइंडिंग एफिनिटी का मतलब क्या है कि ये कैसे इससे बाइंड है, इसको पता लगाना है। तो फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं हो सकता। MALDI-TOF-MS जो है, यह क्या हमारा मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन या आयनाइजेशन, टाइम ऑफ लाइट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका फुल फॉर्म है। और मेनली ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया या हो गया हमारा माइकोबैक्टीरिया या वायरल पैथोजन का आइडेंटिफिकेशन में। अगर हमें बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या पैथोजन को आइडेंटिफाई करना होता है तो हमें MALDI-TOF-MS यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि इसमें एफिनिटी और एंटीबॉडी का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब ये जो है आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा जो है ये बी नंबर हम छोड़ते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम डायलिसिस है। डायलिसिस और इक्विलिब्रियम डायलिसिस का मतलब क्या है कि डायलिसिस का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूल का पास होना। अब एंटीजन एंटीबॉडी पास तो होगा नहीं, यहाँ के कंफर्म है कि यहाँ पे मूवमेंट होगा, मान लो एंटीजन के एंटीबॉडी की तरफ, इसको अभी हम लीव करते हैं, इसको रोकते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग की बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है यह एक सेपरेशन की टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, किसके बेस पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे। किसके बेस पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। और जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है प्रोटीन का ओवरऑल, उसके बेस पे, और यहाँ पे एक हम पीएच का कंटिन्यूअस ग्रेडियंट देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पीएच का ग्रेडियंट देते हैं और बीच में हम एक जो जैसे कोई स्ट्रिप इस तरह का मान लो कि है रखा हुआ, यहाँ पास हम सैंपल लोड करते हैं और फिर ये पूरा का पूरा जो होता है पीएच ग्रेडियंट होता है, और हर पॉइंट पे हर मॉलिक्यूल का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये हमारा सेपरेट हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल का सेपरेशन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं किसका, अमाइनो एसिड का सेपरेशन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कोई एफिनिटी का लेन देन नहीं है। चौथा है SDS पेज, ये है हमारा सोडियम डोडोसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे भी कोई भी लेन देन एफिनिटी का नहीं है, क्योंकि SDS पेज जो है इसका यूज़ हम करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम SDS पेज में सेपरेट करते हैं। तो बचा कौन सा आपका इक्विलिब्रियम डायलिसिस। तो हमेशा याद रखना कि यही आपका बचेगा, बाकी ये तीन हो ही नहीं सकता, तो जो बच गया वही आंसर होगा। तो कौन सा बच गया, इक्विलिब्रियम डायलिसिस। तो इक्विलिब्रियम डायलिसिस जो है ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, इक्विलिब्रियम डायलिसिस करेक्ट आंसर होगा। अब इक्विलिब्रियम डायलिसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो क्या है कि ये टेक्निक कैसी है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बाइंडिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल विद प्रोटीन पता लगाते हैं। जैसे हम कोई स्मॉल मॉलिक्यूल ले लें, स्मॉल मॉलिक्यूल या आयन ले लें, इसकी जो है बाइंडिंग किसके साथ, प्रोटीन के साथ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्या बन गया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन की प्रोटीन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी हम कैसे पता लगाते हैं, तो इक्विलिब्रियम डायलिसिस के थ्रू पता लगाते हैं। बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया और द फंगल पैथोजन को कैसे पता लगाते हैं, तो MALDI-TOF-MS से। अगर हम ये कह दें कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को, मतलब मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। और मॉलिक्यूलर वेट के आधार से पे अगर प्रोटीन को सेपरेट करते हैं तो वो क्या हो गया हमारा, SDS पेज। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसे आप
वीडियो को लाइक कीजिए और आप ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आपको मल्टीपल वीडियोस देते रहेंगे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे करते हैं। क्या हमारा द pH ऑफ 500 ml when the 20 ml of 1 HNO3 is added। देखिए यहाँ पे हम एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं लाएंगे, हम इसका क्या कहेंगे अप्रॉक्सीमेशन में लाएंगे, क्योंकि पेपर में हमारा क्या होता है मल्टीपल क्या कहते हैं उसमें टाइम बहुत कम होता है। टाइम बहुत कम होता है तो हमें क्या करता है जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा हम अटैम्प्ट कर सके उस पर हमारा फोकस रहता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले HNO3 की बात करें तो HNO3 जो है यहाँ पे इसका मैंने लिया है M1 कितना लिया 1, इसका V1 हमने लिया है 20 ml। अब हमने कहा कि इसमें हम किसको ऐड कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो वाटर को ऐड करने के लिए हमें ये पता लगाना है कि वाटर ऐड करने के बाद M2 कितना होगा। V2 हम चेक कर लेते हैं, V2 कितना होगा, V1 प्लस वाटर का कितना हमने ऐड किया 500। तो इसका हमने कितना V1 कितना था हमारा 500 और 20 है, 20 प्लस 500 क्या होगा 520 ml होगा। तो इतना हमारा क्या हो गया, ये टोटल सोल्यूशन हो गया वाटर ऐड करने के बाद। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डाइल्यूशन कंसेप्ट लगाएंगे। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब यहाँ पे M1 कितना है, M1 मैंने 1 माना है और V1 कितना है हमारा V1 20 है। अब M2 निकालिए, M2 कितना है, M2 हमें पता लगाना है। V2 क्या है हमारा 520। अब यहाँ से अगर हम M2 निकालेंगे तो M2 क्या होगा हमारा 520 अपॉन 520। अब अगर आप इसको जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे तो आप इसको जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपका इसका क्या आएगा आंसर आपको पता है, ये आपका आएगा 0.038। अब याद रखिए यही आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा। पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस। अब यहाँ पे 3 8 है इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 को कंसीडर कर लेते हैं। वैसे 8 ज़्यादा है तो लेकिन हम तब भी यहाँ पे 3 को, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू लाने की कोशिश करना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻, यहाँ पे क्या होगा -2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 10⁻⁻2। अब log 3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। log 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 0.47 और log 2 ये हो गया, देखिए 10⁻⁻2 है मतलब ये हो जाएगा प्लस का 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.5 के लगभग आएगा, 1.5 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। और 1.5 किसके अप्रॉक्सीमेट है, यहाँ पे 1.4 के अप्रॉक्सीमेट है। तो 1.4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है तो उसको हम थोड़ा अलग से बता देते हैं। यहाँ पे जो मैंने सॉल्व करा है ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को थोड़ा हम अलग से आपसे बताते हैं क्या है। देखिए जब भी हम pH निकालते हैं तो pH में क्या होता है log लिखा होता है, log H प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझना, आपको समझना है ये सोल्व कैसे मैंने किया। तो ये मैंने 3 × 10⁻⁻2 लिखा था। अब यहाँ पे log का एक फार्मूला है कि अगर log mn दे रखा है तो हम क्या करते हैं log m प्लस log n करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस बाहर लगा लेंगे, यहाँ लिखेंगे log 3 प्लस log 10⁻2 माइनस का। अब इस माइनस को आप यहाँ ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस का log 3 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस log 10⁻⁻2। अब आप हमेशा याद रखिए कि log 10⁻, जो पावर होता है ये इधर चला जाता है। जैसे अगर हमने कहा log 10⁻2 तो मतलब इसका हो गया 2 × 1, 2 जो है बेस में चला गया। तो ये -2 था तो -2 और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है log 3 और प्लस का 2, उसका log 3 क्या है 4 हो गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेगा। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 70 में 70 जाता नहीं है कट ऑफ। बट अगर आपको समझ में आ गया तो दैट्स अ गुड, और नहीं समझ में आता आप इस चैनल पे हमेशा जुड़े रहिए। ये चीज़ हम आपको इन फ्यूचर जब टाइम मिलेगा तो हम आपको ये लॉग वाला जो पोर्शन है वो आपको हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन इज एसोसिएटेड विद। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब समझिए क्या है, एक हम जनरल बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंटेशन का, कोई हम बायोलॉजिकल यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो वी विल ऑलवेज सेज द सम जनरल थिंग्स एंड सिंपल एग्जांपल। जैसे मैंने ए कहा, ए को मैंने कहा ए जो है कुछ फिनोटाइप दे रहा, बट यहाँ पे ए कोई भी फिनोटाइप नहीं दे रहा और बी भी कोई भी फिनोटाइप नहीं दे रहा।
बट इन दोनों को जब हमने साथ रखा तो इसका एक फिनोटाइप C आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे A ने B को कॉम्प्लीमेंटेशन दिया या B ने A को कॉम्प्लीमेंटेशन दिया टू एक्सप्रेस दिस फिनोटाइप। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में नहीं करते हैं। समझो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे कोई भी ये एक मान लो कि कोई एक लेयर है, इस लेयर पे कोई यहाँ कुछ बाइंड करता है तो एक सेकेंड कास्केड शुरू होती है, सेकेंडरी कास्केड होता है यहाँ पे। तो इसके एक्सप्रेशन या इसके प्रोसेसिंग में कोई भी कॉम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें हमने स्टडी नहीं करी है। ड्यू टू दिस ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं होगा। दूसरा, एक्सप्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए भी हम अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंटेशन जैसे टर्म यूज़ नहीं करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन का क्या मतलब है कि ये लेयर के एक्स्ट्रा सेलुलर इधर जो प्रोटीन है इसका एक्सप्रेशन, तो इसके एक्सप्रेशन के लिए भी हम डाउन स्ट्रीम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट नहीं करते हैं। और हेट्रोलोगस एक्सप्रेशन के लिए, कोई भी एक्सप्रेशन के लिए हम नहीं करते हैं, बल्कि हम कोई भी फिनोटाइप पता लगाने के लिए करते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। बच क्या गया आपका, एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉलोनी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉलोनी विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई एक ऐसा चीज़ दिया होगा बैक्टीरिया को, हमने मान लो कि कोई एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे, जैसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की बात करें, बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये प्लाज्मिड है। अब दो तरीके के बैक्टीरिया हो गए, एक ये हो गया, एक और हो गया जिसमें प्लाज्मिड ये हमारा दूसरे तरीके का है, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मैंने दिया है, ये मैंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यहाँ पे दे रखा है और इसको मैंने कहीं पे ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद क्या हमें पता चला कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला था ये ग्रो कर रहा था और ये ग्रो नहीं कर रहा था। ये ग्रो क्यों कर रहा था, क्योंकि जो हमने ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो बाहर से मैंने प्लाज्मिड दिया है, ये प्लाज्मिड क्या कर रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंटेशन दे रहा टू एक्सप्रेस द सम जीन, जो कि क्या कर रहा है, इसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इस मीडियम के, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट कर रहा है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसलिए अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस चैनल पे जुड़े रहिए, ये चीज़ें हम आपको इन फ्यूचर समझा देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4, द मूवमेंट ऑफ सिंगल सेल दैट वाज मार्क्ड विद द रिपोर्टर जीन। यहाँ पे यही टर्म अगर आप समझ गए तो बाकी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे हम बताते हैं, रिपोर्टर जीन आपने फ्रैट टेक्निक में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने कहा कि यह एक चीज़ है, यहाँ पे एक कोई चीज़ है और एक दूसरी तरफ यहाँ पे एक चीज़ है, और जब ये दोनों होती है तो कोई भी ये लाइट को, मतलब जैसे यहाँ पे क्या होगा, सिचुएशन क्या है कि एक वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे पड़ेगी, ये लाइट एक यहाँ से क्या लाइट इमिट करेगी एक वेवलेंथ की, और ये वेवलेंथ की लाइट ये मतलब ऑब्जर्व करके यह एक लाइट इमिट करेगी। मतलब हमने कहा ये अगर E1 निकला तो ये मैंने कहा A1, और ये A1 जो है वो A2 के बराबर है, और A2 जो है ये हमारा E2 दे रहा। E2 को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में इसे हम क्वेंचर कहते हैं। और ये जो हमारा A1 है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट अगर वो यहाँ पे यूज़ ना हो तब, तो इसे हम यहाँ पे क्या है, रिपोर्टर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें रिपोर्टर की, तो रिपोर्टर क्या होता है, यह एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है और दूसरे वेवलेंथ की लाइट को ये रिलीज़ करता है। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ पे होती है, जब हम कोई फ्लो, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर मुझे ये E2 को आइडेंटिफाई करना है, हमें E2 पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज़ कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होगा, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। आओ थोड़ा इसको देख लेते हैं। फेज कंट्रास्ट हम कब यूज़ करते हैं, फेज कंट्रास्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अनस्टैंड स्लाइड मिले, जैसे कोई एक ऐसी चीज़ मिले जो कि स्टैंड नहीं है, अनस्टैंड है, तो अनस्टैंड स्लाइड मतलब अगर मिलती है, और ट्रांसलूसेंट अगर मटेरियल है, ट्रांसलूसेंट मतलब इस पार से उस पार तक दिखता है, तो हम क्या करते हैं तब वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हम यूज़ करते हैं।
ब्राइट फील्ड कब यूज़ करते हैं? जब कोई स्पेसिमेन फिक्स्ड हो, क्या है, जब कोई स्पेसिमेन फिक्स्ड हो और लाइव सेल हो, तो वहाँ पे हम ब्राइट फील्ड करते हैं। एटॉमिक फोर्स कब यूज़ करते हैं? एटॉमिक फोर्स जब हमें टोपोग्राफी पता करना होता है, कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है जिसका मुझे टोपोग्राफी पता करना है, तो हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इस पर एक क्वेश्चन टिफर में पूछा जा चुका है, इसके ऊपर एटॉमिक फोर्स पे। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है टोपोग्राफी वाला, सेम प्रिंसिपल ब्लाइंड पर्सन यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन भी किसी भी मटेरियल का टेक्सचर चेक करते हैं और टेक्सचर से चेक करके वो उसको रीड करते हैं। और सेम जो टेक्सचर ये हो गया, यही चीज़ें हम टोपोग्राफी के टर्म में यूज़ कर रहे हैं, और यही प्रिंसिपल हमारा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी करता है। तो जो आपका ब्लाइंड पर्सन है, उसकी प्रिंसिपल, उसकी रीडिंग के प्रिंसिपल एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? सेम है। ओके, देन वी विल मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following method is used to measure the quantitative level of given gene specific RNA? हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? जीन स्पेसिफिक RNA, बाकी कोई काम की चीज़ नहीं है, जीन स्पेसिफिक RNA। अब हम एलिमिनेशन शुरू करते हैं। एलिमिनेशन जब हम शुरू करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम सदर्न को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि सदर्न जो होता है DNA डिटेक्शन के लिए होता है, RNA के लिए नहीं होता है। नदर्न RNA के लिए तो होता है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या जीन स्पेसिफिक होता है? नहीं, जीन स्पेसिफिक RNA डिटेक्शन के लिए नदर्न यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या है, ओवरऑल जीनोमिक RNA हम जब मतलब डिटेक्ट करते हैं तो हम नदर्न यूज़ करते हैं। बाकी DNA की कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए DNA फुट प्रिंटिंग भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब RNA प्रोटेक्शन ऐसे क्या होता है, ध्यान दे दीजिए। RNA प्रोटेक्शन ऐसे क्या है कि RNA प्रोटेक्शन ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। हम क्या करते हैं, एक RNA का पूरा सेलुलर RNA ले लेते हैं, सेलुलर RNA ले लेंगे। सेलुलर RNA को हम मिक्स करेंगे एंटीसेंस RNA को मिक्स करके हम हाइब्रिडाइजेशन इसका कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये कुछ चीज़ें, कुछ यहाँ पे बच जाएगा और कुछ यहाँ पे बच जाएगा RNA। और ये जो था हमारा क्या था, एक टिश्यू स्पेसिफिक था, यही हमारा एक टिश्यू स्पेसिफिक था, क्योंकि एंटीसेंस RNA जो मैंने यूज़ किया है, ये वाला, ये जो एंटीसेंस RNA है, ये एंटीसेंस RNA इस पर्टिकुलर जो पार्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ये हमारा इधर इधर कुछ फ्लैंकिंग रीजन बचा, इसको हम क्या करेंगे, RNA से ट्रीट करेंगे। जब RNA से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये इतना और ये इतना यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, सिर्फ इतना बचेगा बीच वाला पोर्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, टिश्यू स्पेसिफिक RNA को हम क्वांटिटेटिव डिटेक्ट कर लिए। यहाँ पे जो एंटीसेंस RNA हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें कुछ फ्लोरोफोर्स लगे होते हैं जो कि हमें क्वांटिटेटिव डायरेक्ट मेजरमेंट देते रहते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, RNA प्रोटेक्शन ऐसे। यहाँ पे एक क्वेश्चन DNA फुट प्रिंटिंग से हो सकता है, नदर्न और सदर्न तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर DNA फुट प्रिंटिंग से हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, DNA फुट प्रिंटिंग का क्या काम होता है, DNA फुट प्रिंटिंग का काम होता है DNA RLX का पता लगाना। DNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को अगर एनालाइज करना कोई करता है तो वो हमारा होता है DNA फुट प्रिंटिंग। क्या होता है हमारा, DNA फुट प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द सेल डेंसिटी इज 100 mm कल्चर डिस्क वाज, ये सब फालतू की चीज़ें, सिर्फ काम की चीज़ें देखते हैं। काम की चीज़ें क्या हमारा, ये है, क्या है हमारा, सेल्स पर ml कितना है, तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल डेंसिटी। ओरिजिनल डेंसिटी क्या हमारा, 2.7 इंटू 10⁶ सेल्स पर ml। अब देखो इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट कितने पे किया मैंने, इसको मैंने डाइल्यूट किया 1/27। तो हमने कहा कि डाइल्यूशन के बाद कितना होगा डेंसिटी, डाइल्यूशन के बाद डेंसिटी कितनी होगी, देखो 2.7 इंटू 10⁶ अपॉन 1/2.7। अब ये 0 करो, इसको हटाओ, ये डिवाइड कर दो,
तो हो जाएगा 1/10, 10⁻6/10, 10⁻6 इंटू 10⁻−1 इक्वल टू 10⁻6 - 1 इक्वल टू 10⁻5। सिंपली क्या मिला हमें, 10⁻5 क्या हुआ, सेल्स पर ml, पर ml ही तो है। हमें बताना है सेल्स पर वेल पर कितना ml हमने यूज़ किया है। हमने ml की जगह हमने माइक्रो ml यूज़ किया है। अब ध्यान दो क्या है, 1 ml में कितने सेल्स हैं, 10⁵ सेल्स हैं, यही तो है। बहुत ध्यान से इसको समझना, क्योंकि ये हम यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है वो, बट ये है कि ये आपको अगर समझ में आता है तो दैट इज़ द बेस्ट ट्रिक फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैंने कहा 100 ml में कितना है हमारा, 10⁵ सेल्स हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम दो तरीका है, एक तो इसको पहले हम लीटर में बदल दें तो 10⁻3 लीटर होगा, तो 10⁻³ में भी इतना ही होगा। अब हम क्या करें, इसको माइक्रो में बदल दें, क्योंकि हमें किस में चाहिए, माइक्रो में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ को 10⁻6 माइक्रो लीटर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁵ सेल्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1000 आएगा, क्योंकि 6 में से 3 गया, 3 माइक्रो लीटर इक्वल टू 10⁵ सेल्स। अब देखो, अब बहुत आसान है, हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए, यहाँ पे है कितना, 1000, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा, 100 माइक्रो लीटर इक्वल टू 10⁵ में से 1 गया तो क्या होगा, 4 होगा। तो कितना मिला हमारा 100 ml में, 10⁴। करेक्ट आंसर इज बी, 1 × 10⁴। तो ये जो हमने यहाँ पे बताया, ये आप न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में किसी भी एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल नेट जैसे एग्ज़ाम में भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। वी विल गोज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड फाइंड द लोकेशन ऑफ द जीन। हमेशा याद रखना, लोकेशन ऑफ द जीन बताना है, तो लोकेशन ऑफ द जीन के लिए हम क्या करते हैं, जीनोम मैपिंग करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, जीनोम मैपिंग। इसके अलावा जो भी हमारा जीन ट्रैकिंग क्या होता है, कोई भी जीन अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही तो उसको ट्रैक करना कि वो माता से कहाँ गया, सन में गया या डॉटर में गया, तो उसे हम जीन ट्रैकिंग करते हैं। जीनोम वॉकिंग क्या होता है, जीनोम वॉकिंग जो होता है ये हमारा एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डीएनए सीक्वेंस का पता लगाते हैं, वो भी किसमें, अननोन जीनोमिक रीजन में डीएनए सीक्वेंस का पता लगाते हैं। क्रोमोसोम वॉकिंग क्या है, क्रोमोसोम वॉकिंग क्लोन का जो निर्माण करना होता है, क्लोन को जो बनाना हो तो उसमें उसे हम क्रोमोसोम वॉकिंग कहते हैं, उसमें हम क्रोमोसोम वॉकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इससे इजी हम आज तक मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं है, फालतू की ज्ञान दे रखी है आपको। बस किससे मतलब है कि हमें रेडियो लेवल न्यूक्लियोटाइड यूज़ करना है, रेडियो लेवल न्यूक्लियोटाइड यूज़ करना है, और रेडियो लेवल न्यूक्लियोटाइड यूज़ करना है और किसमें, डीएनए के लिए हमें यूज़ करना है। बाकी वो निक में जाए या किसी में भी जाए, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। रीज़न, क्योंकि अगर ये डीएनए मतलब रेडियो लेवल न्यूक्लियोटाइड है तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा, क्योंकि अल्फ़ा ही बचता है। ये अल्फ़ा पोजीशन का जो फॉस्फेट है यही इनकॉर्पोरेट होता है, बाकी बीटा गामा वाला एलिमिनेट हो जाता है। या हम कह सकते हैं जैसे ये नाइट्रोजनस बेस है, ये हमारा यहाँ पे शुगर से ऐड हो गया है, ये जैसे मैंने कहा कि ये शुगर है, शुगर पे यहाँ पे फॉस्फेट है, ये हमारा अल्फ़ा होता है, फिर बीटा और फिर गामा। यहाँ से जो बीटा गामा है ये रिलीज़ हो जाता है पीआई के रूप में, बचेगा हमारा अल्फ़ा पोजीशन का ही यूज़ होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में। तो निक ट्रांसलेशन हो या कोई भी ट्रांसलेशन हो, अगर कहीं पे भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा, कहीं भी अगर जुड़ने का काम हो रहा है डीएनए के सिंथेसिस में, तो वहाँ पे अल्फ़ा फॉस्फेट यूज़ होता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोलर ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट ऑफ टायरोसिन क्या हो गया, 200 का हो गया। जब ये 200 का हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन हमने कहा क्या कहा है, मोलर ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट 200 का है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप इसका सहारा लोगे, क्या कहते हैं उसे, ऑप्शंस का, अभी बताते हैं क्यों। ये हो गया, क्यूबेट की लेंथ क्या दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वेशन ओडी कितना दे रखा है, 1। तो आप लगाओ ऑब्जर्वेशन ओडी इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू एल। अब यहाँ पे हमें सी बताना है तो क्या होगा, ए इंटू सी एल और ए इंटू एप्सिलॉन एल। ए कितना है हमारा, 1 है,
एप्सिलॉन कितना है 200 है, और एल कितना है हमारा, यहाँ पे एल है हमारा 0.5। अब अगर ये सबको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इन सबको जैसे ही अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है हमें, यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि 10⁻⁻2 आ गया, मतलब मोल पर लीटर हमें चाहिए किसमें, ग्राम पर लीटर में चाहिए। तो ग्राम पर लीटर में हमें पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टायरोसिन का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होना चाहिए। अब यही पे हमने कहा कि ट्रिक है, आपको याद तो होगा नहीं टायरोसिन का मॉलिक्यूलर वेट, तो आप क्या करो, देखो 17 मॉलिक्यूलर वेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻2 में, ये ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 17 तो हो नहीं सकता, जब 17 है तो 23 भी नहीं हो सकता, क्योंकि टायरोसिन जो है एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये 17-23 तो नहीं हो सकता, और 330 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या तुम्हारा 165। तो मतलब क्या है कि 165 के अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट होगा टायरोसिन का, जिसमें हम 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.65 आएगा ग्राम पर लीटर। तो वैसे होता क्या 185 होता है, हम बता दें आपको टायरोसिन का 185 के लगभग होता है। तो वी विल मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम पता यहाँ पे लगा रहे हैं, जिससे कि पेपर में जल्दी जल्दी हम कवर कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज को मूव करना चाहिए। तो जो भी चीज़ें, जो भी टेक्निक रेट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज पता लगा सकती है, वही टेक्निक यहाँ पे यूज होगी। अब देखो हम नदर्न ब्लॉट से नहीं कर सकते, क्योंकि ये आरएनए का डिटेक्शन करता है। डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए का सीक्वेंसिंग करके भी हम आरएनए पॉलीमरेज का रेट तो पता नहीं लगा सकते, और आरएनए का सीक्वेंस करके भी आरएनए पॉलीमरेज का रेट नहीं पता लगा सकते। बच क्या गया हमारा, बच गया हमारा एक ही बचा यहाँ पे, ग्लोबल रन ऑन सीक्वेंसिंग, जीआरओ सीक्वेंसिंग। तो जीआरओ सीक्वेंसिंग जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को पता लगाता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द रॉकेट इम्यूनो डिफ्यूजन द लेंथ ऑफ द रॉकेट इज। रॉकेट इम्यूनो डिफ्यूजन कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होता है, एंटीजन्स होते हैं, और ये जो हमारा एंटीबॉडी कोटेड होता है, एंटीबॉडी कोटेड होता है। अब याद रखना कि यहाँ पे रॉकेट अमीनो डिफ्यूज़न में हम एंटीजन को डिफ्यूज़ कराएंगे, तो यहाँ पे एंटीजन की जो लेंथ है इसके ऊपर मैटर करता है। तो एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा कोई भी चीज़ का, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटा ही दो, बचा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रॉकेट की लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, एंटीजन पे डिपेंड करेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन, तो दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये एलिमिनेट हो गया। ये एक क्वेश्चन है जो कि इन फ्यूचर कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें हम आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा भी बताएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक टर्म दे रखा है फ्रेड क्वालिटी, फ्रेड क्वालिटी स्कोर 20। तो व्हाट इज़ द बेस सेल एक्यूरेसी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हम आपको एक लिस्ट भी देंगे, और अगर आप चाहते हो तो आप हमें इस वीडियोस को लाइक करो। अगर आप 1000 के ऊपर लाइक पहुँचा देते हो तो हम आपको इसका एक PDF भी दे देंगे इसको सॉल्व करके, जिसमें भी आपको और नेट उट के लिए सही हो जाए, क्योंकि नेट का सेक्शन बी इससे बहुत ही मैच करता है। नेक्स्ट सेक्शन बी में आपको यूज़फुल होगा ये। देखिए फ्रेड क्वालिटी स्कोर जो होती है ये ऑटोमेटिक न्यूक्लियो बेस्ड जनरेटर होती हैं। ये हमारा ऑटोमेटेड कंप्यूटर से इसे हम जनरेट करते हैं। और ये फ्रेड क्वालिटी स्कोर और बेस सेल एक्यूरेसी एक दूसरे के साथ रिलेशन रखती है, ठीक है। तो फ्रेड बेस क्वालिटी अगर 10 है, अगर 10 है तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा बेस सेल एक्यूरेसी 90 होगा। अगर हम इसकी बात कर दें ये 20 है तो ये हमारा क्या होगा 99 होगा। अगर हमारा इसको हम बढ़ा दें 30 तो यहाँ पे क्या है 99.9 होगा। अगर हम इसको 40 कर दें तो क्या होगा हमारा 99.99 होगा। और अगर हम इसे 50 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 99.999। अगर हम इसको 60 कर दें
तो ये हो जाएगा आपका 99.99999। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है 20, 20 के लिए क्या होता है 99%, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर होगा 99%। अब ध्यान रखना दूसरी चीज़ें में जो याद रखनी है वो कि फ्रेड क्वालिटी एक स्कोर जो 30 होता है इसके लिए बेस सेल एक्यूरेसी 99.9 होता है, जो कि 100 मतलब 100 या माना जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेस वैल्यू। अगर एक हमें करना है 100% मानना है, एक करना है, तो हमें बेस वैल्यू फ्रेड क्वालिटी स्कोर को कितना करना होगा 30 करना होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का था। तो आज हम यहीं पर डिस्कस करते हैं। आपके लिए बोरिंग भी हो सकती है कुछ चीज़ें। लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे यहाँ से इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन टू फॉर गेटिंग अ रेगुलर अपडेट।